नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, सीडीपी क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस के क्रम में चलेंगे। आज के प्रश्नों में समय को न जाया करते हुए हम सीधे प्रश्नों के क्रम पर चलते हैं। और आज का पहला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, यह व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, या स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें तीसरे विकल्प में हम लोग चलेंगे कि यह व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य, यानी यह इससे संबंधित नहीं है। और तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। यहाँ हम लोग जान लें, क्रियात्मक अनुसंधान की जब हम बात करते हैं तो इसमें जिस समस्या पर या जो हमारा टॉपिक होता है, रिसर्च का टॉपिक, उसे हम 5 कसौटियों पर चिन्हांकित करते हैं या उन 5 कसौटियों पर कसते हैं। यदि उसके अंतर्गत ये आता है तब तो वह क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक बनता है या उस समस्या पर हम क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। वह 5 बिंदु जिसमें समाधान, यानी जो हम टॉपिक या समस्या ले रहे हैं उसका समाधान स्वयं कर सकें, वह आपके कार्यक्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया जा सके, और साथ ही साथ वह गुणवत्ता पूर्ण होना चाहिए। और अंतिम 5वीं कसौटी है जो अल्प समय में निर्धारित किया जा सके। चूंकि क्रियात्मक अनुसंधान का मूल मंत्र कहा गया है, क्रियात्मक अनुसंधान का मूल मंत्र होता है कि अपनी समस्या, मूल मंत्र आपका है अपनी समस्या और अपना हल। तो ये हमारा क्या है, हमारा मूल मंत्र है। तो इसमें अध्यापक शिक्षा व्यवसाय से जुड़े हैं उनके द्वारा किया जाता है, सही है। ये भी सही है कि समस्या समाधान के लिए किया जाता है, और रोजमर्रा की, यानी जो हमें समस्या आती है अल्प समय, यहां हम बता दें कि अधिकतम 30 दिन अर्थात 1 माह का समय शैक्षिक क्रियात्मक अनुसंधान के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा प्रश्न, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। तो यहाँ आपका जो ये कथन है और ये विभिन्न आपके विकल्प दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपका फ्रायड महोदय का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी ये प्रश्न लिया कहाँ से गया है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से लिया गया है, जिसमें उन्होंने चिंताओं की बात की थी, यानी इदम अहम और पराहम के समायोजन के प्रति चिंता की बात उन्होंने की थी। और उस चिंता से बचने के लिए जो रक्षात्मक प्रक्रम की बात उन्होंने की थी, रक्षात्मक प्रक्रम जिसे फ्रायड ने मनोरचना नाम दिया। तो इसमें उन्होंने जो 5 प्रक्रम की बात किया, उन 5 प्रक्रमों पर आधारित ये है कि जब बालक को गुस्सा आता है, यानी उसके अंदर वो अपने गुस्से को कैसे परिवर्तित करता है, वह खेल खेलने के लिए चला जाता है और तब तक खेलता है जब तक उसे पहले से अच्छा महसूस नहीं होता। तो यह बच्चे के द्वारा कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित किया गया, तो इसमें आपका जो उत्तर आएगा वह उत्तर आपका क्या है, वह विस्थापन, यानी अपने गुस्से का वह विस्थापन कर देता है। तो ये आपका आंसर होगा दूसरा, विस्थापन। अगला प्रश्न, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर
नई परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह संबंधित है। सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का आंशिक क्रिया नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और सीखने का तत्परता नियम। तो यहाँ ये आपका किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपका अधिगम के नियम से संबंधित है। जो अधिगम का नियम दिया गया किसके द्वारा? अधिगम का नियम ये थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा अधिगम का नियम दिया गया है, यह उससे संबंधित है। अब यहाँ पर समान परिस्थिति में पूर्व में जो की गई है उसी समान परिस्थिति में वह अनुक्रिया करता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? इसमें सीखने का सादृश्यता का नियम, ये पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। यहाँ सादृश्यता, जैसा ये प्रश्न में ही कहा गया कि नई परिस्थिति में बालक क्या करता है या व्यक्ति नई परिस्थिति में वह पूर्व की अनुक्रिया को करेगा। पूर्व की अनुक्रिया कैसे? यह नई परिस्थिति बिल्कुल सादृश्य होनी चाहिए या समान होने पर वह पूर्व की अनुक्रिया को ही करता है। सीखने की आंशिक क्रिया के नियम की जब हम बात करते हैं तो इसमें वह सुसंगत और असंगत में से, अर्थात वहां सीखने की प्रक्रिया में जो उसे सुसंगत या असंगत तत्व होते हैं, उन असंगत तत्वों में वह क्या करता है? जो सुसंगत तत्व होते हैं, सुसंगत तत्व होते हैं, उन सुसंगत तत्वों के प्रति वह क्या करता है? वह अनुक्रिया को करता है। सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, इसी को मनोवृत्ति का भी नियम कहते हैं, अर्थात वह उसी कार्य को अच्छे ढंग से करेगा, उसी कार्य को अच्छे ढंग से करेगा जिसे उसकी मनोवृत्ति क्या करती है? उसकी मनोवृत्ति करने की होती है। कार्य को अच्छे ढंग से करेगा जिसे उसकी मनोवृत्ति, यानी जिस प्रकार के कार्य करने की उसकी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होगी उसी कार्य को अच्छी तरह से करेगा। तत्परता का नियम ये कहता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना, ये आपका क्या है? ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करना कि बालक में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, बालक में इच्छा उत्पन्न हो जाए, या हम ये कह दें कि बालक में रुचि उत्पन्न हो जाए, तो वह सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। अधिगम के नियम में उन्होंने, यहाँ हम और चर्चा आपको कर दें कि उन्होंने मुख्य नियम की बात किया और गौण नियम की बात किया। मुख्य नियम में 3 और गौण में 5। जैसे सीखने का सादृश्यता का नियम, सीखने की आंशिक क्रिया का नियम, सीखने की अभिवृत्ति का नियम, तो यहाँ गौण ये तीनों क्या है? गौण नियम में है और उसमें बहु अनुक्रिया एक आपका जुड़ जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम। गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम और एक साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। और मुख्य नियम में आपके 3 नियम, पहला एक आपका तत्परता का नियम हो गया, दूसरा आपका अभ्यास का नियम हो गया और तीसरा आपका प्रभाव का नियम हो गया। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक के बिल्ली के ऊपर सीखने के प्रयोग में भूख किस रूप में कार्य करता है? लक्ष्य, चालक, अवरोध या दृढ़ीकरण? तो यहाँ प्रश्न में जो थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया, तो उस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सीखने की प्रक्रिया की सोपान बताई। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग के आधार पर सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया के कई सोपान बताए और उन सोपानों में सबसे पहला सोपान उन्होंने बताया चालक। तो चालक क्या है? यहाँ पर भूख चालक का कार्य करती है। भूख क्या करती है? भूख चालक का कार्य करती है।
तो यहाँ आपका प्रश्न भी पूछ रहा है भूख किस रूप में कार्य करती है, तो भूख चालक के रूप में कार्य करती है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चालक। वहीं जब हम उससे आगे देखते हैं तो दूसरा सोपान उन्होंने बताया लक्ष्य। तो दूसरा सोपान जो लक्ष्य को बताया, तो लक्ष्य क्या था कि पिंजरे के बाहर जो भोजन था, यानी भोजन प्राप्त करना, यह क्या था, यह बिल्ली का लक्ष्य था। और जब हम बात करते हैं तीसरे सोपान की, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में अवरोध। तो अवरोध क्या है, यहां पर जो पिंजरा है वह क्या करता है, पिंजरा भोजन प्राप्त में अवरोध का काम करता है। तो इसमें जो पिंजरा है वह भोजन प्राप्ति में अवरोध का काम करता है। फिर उसी तरह आपका चौथा जो सोपान उन्होंने बताया कि अवरोध के बाद अनियमित क्रियाएं, तो बिल्ली जो उछलकूद करती है, तो वह उछलकूद जिसमें वह असफल होती है वह उसकी अनियमित क्रियाएं, यानी जितने भी असफल प्रयास थे वह सभी क्या हैं, अनियमित क्रियाएं हैं। फिर आपका आता है संयोग व सफलता। संयोग व सफलता, वह अचानक खटके का दबना, वह संयोग व सफलता, और भोजन का मिलना। अचानक खटका दबना जो है और भोजन का मिलना वह संयोग व सफलता है। फिर संयोग व सफलता के बाद फिर वो क्या करती है, सही अनुक्रिया का चयन। सही अनुक्रिया का चयन, अर्थात अब वह अनियमित क्रियाओं को त्याग कर सीधे खटका दबाना प्रारंभ कर देती है या सीख जाती है, वो सही अनुक्रिया का चयन है। और अंतिम में है दृढ़ीकरण या सबलीकरण, अर्थात यहां पर वह बिल्ली बार बार क्रिया को कर कर सही खटकी, एक बार में खटकी की दबाने की क्रिया को सबलीकृत कर लेती है। तो ये आपका थार्नडाइक के प्रयोग के आधार पर सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न सोपान, जिससे आपका ये प्रश्न निकला था। अब इसमें से आपके जितने बिंदु हैं उतने प्रश्न यहां से आपके नए बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी, सीएटी, एसएटी का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किसके द्वारा किया गया, भाटिया, बैलक, उमा चौधरी या सिन्हा। तो इन तीनों जो प्रासंगिक परीक्षण की बात हमने किया, बालक अंतर्बोध परीक्षण की बात किया और वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण, इसका भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन डॉक्टर उमा चौधरी ने किया। और तीसरा विकल्प क्या होगा, तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। इन्होंने, उमा चौधरी ने 1960 में यह भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन प्रस्तुत किया, और जो भारतीय अनुकूलन में था उसमें कुल 14 कार्ड प्रयोग किए, 14 कार्ड प्रयोग किए कुल उमा चौधरी जी ने। और यहाँ तीनों जो आपका टीएटी है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, यह मार्गन और मुरे के द्वारा दिया गया। और सीएटी, चाइल्ड और परसेप्शन टेस्ट यानी बालक अंतर्बोध परीक्षण, यह आपका लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया, लियोपोल्ड बैलक के द्वारा दिया गया। और यह 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए, अर्थात यह सीएटी किसके लिए है, व्यक्तित्व परीक्षण 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए। और फिर एसएटी, यह लियोपोल्ड बैलक ने दिया, और यह 50 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ लोगों के परीक्षण के लिए एसएटी का निर्माण हुआ। तो इस तरह आपका ये टीएटी, एसएटी और सीएटी, और फिर उनका भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन डॉक्टर उमा चौधरी जी ने 1960 में किया, जिसमें कुल उन्होंने 14 कार्ड प्रयोग किए। सही मिलान नहीं है। दैहिक मांग,
85%, सुरक्षा मांग 70%, स्वसम्मान मांग 50%, आत्मसिद्धि मांग 10%। तो यहां सही मिलान नहीं। तो ये विभिन्न मांग, पहली चीज ये प्रश्न है कहां से, तो यह प्रश्न आपका मांग सिद्धांत, जिसे किसने दिया है, जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया है। इस सिद्धांत को अब्राहम मैस्लो महोदय ने, मनोवैज्ञानिक ने दिया है, और अब्राहम मैस्लो को ही मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया, मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक कहा गया। मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक कहा गया। तो वास्तव में उन्होंने मांग का जो सिद्धांत दिया, इनका सिद्धांत पदानुक्रमिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यानी विभिन्न पदों में इन्होंने एक हायरार्की दिया, एक अनुक्रम दिया, क्रमिक रूप दिया, और उसमें उन्होंने जो क्रम दिया उसमें सबसे पहले उन्होंने किसकी बात की, अगर इनके क्रम की बात हम करते हैं, पिरामिड का निर्माण करते हैं मांग की अब्राहम मैस्लो के अनुसार, तो उन्होंने 5 मांगों की बात की, जिसमें सबसे पहले दैहिक मांग की बात की। दैहिक मांग के बाद इन्होंने सुरक्षा की बात की, सुरक्षा मांग, फिर सामाजिक मांग, सामाजिक के बाद स्वसम्मान मांग की बात की, और अंत में इन्होंने आत्म सिद्धि मांग की बात की। तो इसमें यह दैहिक मांग क्या है, सबसे निम्न स्तरीय मांग है, और आत्म सिद्धि मांग क्या है, यह सबसे उच्च स्तरीय मांग होती है। उन्होंने ये बताया कि दैहिक मांग जो है वह लगभग 85% में पूर्ति होती है, सुरक्षा जो है यह 70% में, सामाजिक मांग 50%, स्वसम्मान मांग 40% व्यक्तियों में, और आत्मसिद्धि 10% व्यक्तियों में पूर्ण होती है। तो यहां पर यह देखा जाए तो जो कहा गया कि सही मिलान नहीं है, तो स्वसम्मान मांग जो 50% कहा गया, वास्तव में स्वसम्मान कितना होता है, वह 40%। तो यहां आपका तीसरा विकल्प क्या होगा, तीसरा विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में चरणों का सही क्रम है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। अब यहां आपको इनका सही क्रम निर्धारित करना है। तो इसमें आपका जो पूर्व प्रक्रमण है वह नंबर 1 पर होगा। फिर श्रेणीकरण, जो पूर्व प्रक्रमण हम कर लेते हैं उसके आधार पर हम उन सूचनाओं का क्या करते हैं, उनका श्रेणीकरण करते हैं, श्रेणी निर्धारित करते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर है। फिर उस पर हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया का चयन, उसके आधार पर प्रतिक्रिया को चयनित करके और फिर लास्ट में हम प्रतिक्रिया को क्रियान्वित करते हैं। तो इस तरह हमारा विकल्प जो बनेगा 3 4 2 1, और 3 4 2 1 चौथा विकल्प है, और ये हमारा उत्तर होगा। अगले प्रश्न में, डॉट डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। यहां प्रश्न में संदर्भगत विकल्प दिया है, सामाजिक, आनुभविक और अवयवभूत। तो स्टर्नबर्ग के सिद्धांत की बात हम जब करते हैं, तो स्टर्नबर्ग ने कहा कि व्यक्ति के मन में क्या है, व्यक्ति के मन में क्या है, और वह सूचनाओं को कैसे संसाधित करता है, और वह सूचना को कैसे संसाधित करता है, किस ढंग से संसाधित करता है, सूचना को किस
ढंग से संसाधित करता है, यानी उसकी प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो इन सब के लिए उन्होंने उसका एक क्रम निर्धारित किया और कहा कि सबसे पहले वो क्या करता है, वह कूट संकेतन करता है, अर्थात जिसे हम आप कहते हैं इनकोडिंग करता है। फिर कूट संकेतन के पश्चात वह उनमें अनुमान लगाता है, इन्फेरिंग की बात करता है। अनुमान के बाद फिर वह उसकी व्यवस्था करता है, मैपिंग करता है, और व्यवस्था के बाद वह अनुप्रयोग करता है, एप्लीकेशन की बात करता है, और अनुप्रयोग के आधार पर तब वह अपनी अनुक्रिया को व्यक्त करता है। यह इनके कूट संकेतन से अनुक्रिया यानी उसको किस तरह से संसाधित करता है वह चीज दिया। और इसी संसाधित करने की जो प्रक्रिया है, जो संसाधित करने की प्रक्रिया को उन्होंने क्या किया, संसाधित करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए उन्होंने 3 उप सिद्धांत दिया, और वह 3 उप सिद्धांत में उन्होंने सबसे पहले संदर्भात्मक की बात किया, फिर अनुभवजन्य की बात किया, और तीसरे में उन्होंने घटक की बात किया, यानी घटकी उप सिद्धांत। तो यहां आपके संदर्भगत है, आनुभविक है, अनुभवजन्य, अवयवभूत यानी कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, जो घटकीय है वो अवयवभूत है। तो यहां आपका उत्तर यानी सामाजिक के अतिरिक्त उन्होंने इन तीनों को संबोधित किया, तो दूसरा विकल्प सामाजिक क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। निम्न में भिन्न है ज्ञान, आग्रहण, विश्लेषण, संश्लेषण। तो यहां ज्ञान नॉलेज की बात कर रहे हैं, आग्रहण रिसीविंग, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस। तो ये प्रश्न जो है वो आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से है, यानी जो उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया। तो यहां संज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं, संज्ञानात्मक के खंड में ब्लूम ने 6 खंडों में बांटा था, और भावात्मक जो अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स थे उसको क्रथवाल महोदय ने कितने में बांटा था, 5 खंडों में बांटा था। उसी तरह मनोचालक का भी विभाजन हुआ था। मनोचालक का डोमेन के अवयवों को किसने बांटा था, सिम्पसन महोदय ने 5 खंडों में बांटा था। तो ये संज्ञानात्मक में ज्ञान है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, लेकिन आग्रहण नहीं है, तो ये भिन्न है। तो यहां प्रश्न का उत्तर आपका आग्रहण रिसीविंग होगा। अब यहां संज्ञानात्मक के हम 6 खंड को देख लें। तो पहले ज्ञान, फिर उसके बाद बोध, बोध के बाद अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। ये ब्लूम ने संज्ञानात्मक का वर्गीकरण करके ये 6 खंड बताया। यहां एक प्रश्न और बनता है, ज्ञान जो प्रारंभिक है वह इसमें सबसे निम्न स्तर होता है, और मूल्यांकन जो है वह सबसे उच्च स्तर होता है। उसी तरह भावात्मक और मनोचालक में भी है। भावात्मक का प्रारंभ कहां से करते हैं, आग्रहण या रिसीविंग से करते हैं, फिर आगे के खंडों में हम जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र, या वक्र रेखा नहीं होती। तो यहां जिस वक्र में प्रारंभ, अब यहां जो आपका डायग्राम बनेगा, एक आपका डायग्राम ये बनेगा, प्रारंभ में गति तीव्र, फिर धीरे धीरे मंद होके फिर लास्ट में एक सरल रेखीय रूप लेती है। इसी को दूसरा, प्रारंभ में गति धीमी होती है, बाद में तीव्र होती है, इसे हम नतोदर कहते हैं। और यह
क्या है, उन्नतोदर की बात हम करते हैं। फिर एक रेखा आपकी आती है जो एस कर्व की बात हम करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ये मिश्रित रेखा वक्र है। और एक आपका सरल रेखीय त्वरण यानी एक समान सीध में जाती है, तो यह सरल रेखीय त्वरण वक्र की बात हम करते हैं। तो यहां जो कह रहा है कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, तो यह आपका उन्नतोदर का खंड होगा। और इसमें आपका उत्तर, या इसी को हम कहते हैं घटता निष्पादन वक्र, इसे बढ़ता निष्पादन वक्र, इसे मिश्रित निष्पादन वक्र, और ये सरल रेखीय रूप है। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा, पहला विकल्प उत्तर होगा। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। तो यहाँ जो आपके चारों विकल्प दिए गए हैं, तो सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। अगर पठार की स्थिति है तो हम सीखने वाले को प्रेरित भी करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चे की रुचि बढ़ेगी, उसकी जिज्ञासा की शांति होगी। कारणों का पता करके उन कारणों को दूर करके उस पठार की स्थिति को दूर कर सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। दंडित करने से उसमें पठार में कोई निराकरण नहीं होगा, इसलिए चौथा विकल्प क्या होगा, चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत की बात हम करते हैं, तो यह नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे आप क्यों कहा गया इनके सिद्धांत को, चूंकि प्रयोज्यकी अनुक्रियाओं का पुनर्बलन इनके सिद्धांत में कहा क्या गया, प्रयोज्य की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए निमित्त, यहां शब्द आया निमित्त या साधन, निमित्त या साधन, हम इसी को कहें तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्या होता है, निमित्त या साधन होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में स्किनर के सिद्धांत को हम आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ प्रयोज्य की जो अनुक्रिया का पुनर्बलन है उसके लिए निमित्त या साधन की बात हम करते हैं, तो इसीलिए इसे नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत आपका ट्रायल एरर का है या एसआर बॉन्ड का है, यानी स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्डिंग की बात किया है। यहाँ उन्होंने क्योंकि इनके संबंध की बात करता है इसलिए संबंधवाद भी कहा गया। पावलोव का सिद्धांत आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है और इसी को संबद्ध अनुक्रियाओं का सिद्धांत, प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर का सिद्धांत आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा, तीसरा स्किनर का सिद्धांत, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन को ही हम नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। निम्न में भिन्न है, इकाइयां, वर्ग, प्रणाली या मूल्यांकन। तो यहां यह प्रश्न, पहली चीज तो आप ये समझिए कि यह प्रश्न है कहां से। यह प्रश्न बुद्धि से संबंधित है और यह बुद्धि की संरचना या त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं।
जिसे किसने दिया है? जिसे गिलफोर्ड महोदय ने दिया। उन्होंने अपने इस सिद्धांत में बुद्ध की संरचना में तीन प्रकार की बात किया। एक विषय वस्तु या सामग्री की बात की, एक में संक्रिया की बात की, और तीसरा उन्होंने विमा परिणाम या उत्पाद की बात की। विषय वस्तु में प्रारंभ में इन्होंने चार दिया, आकृतिक, सांकेतिक और फिर शाब्दिक और व्यवहारिक की बात किया। संक्रिया में प्रारंभ में इन्होंने पांच की बात की, संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत और मूल्यांकन, और परिणाम में 6 खंड को दिया, जिसमें इकाइयां, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ। तो यहाँ इकाइयां, वर्ग और प्रणाली यह किससे संबंधित हैं? यह उत्पाद या परिणाम से संबंधित हैं। जबकि मूल्यांकन किससे संबंधित है? यह संक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ भिन्न कौन है? यह आपका मूल्यांकन, और यही आपका क्या होगा? आंसर। यहाँ एक चीज और बता दें कि बाद में गिलफोर्ड महोदय के सिद्धांत में संशोधन किया और 4 के स्थान पर 5 की बात किया, और यहाँ 5 के स्थान पर 6 की बात किया। शैशवावस्था की किस विशेषता को नर्सिसिज्म कहा जाता है? तो इसको हम लोग जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड महोदय ने नार्सिसिस्ट नामक एक जो पौराणिक कथा थी, उसी के आधार पर स्वप्रेम को ही नर्सिसिज्म कहा है, और यह दूसरा विकल्प क्या होगा? दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। और अंतिम प्रश्न पर चलते हैं कि जूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। जूही किस गुण का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारक विचारक, या अनम्य विचारक, या आत्म केंद्रित विचारक? तो स्वाभाविक है कि वह किसकी बात कर रही है? सृजनात्मक विचारक, और यही क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। अगर देखें तो टोरेंस और मायर्स महोदय ने, टोरेंस एवं मायर्स महोदय ने जो सृजनात्मकता की बात करते हैं, सृजनात्मकता की जो प्रक्रिया है उसके कई सोपान बताते हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहला बताया था कि समस्या के प्रति सजग होना। अर्थात जब तक व्यक्ति या बालक, या हम इस प्रश्न को लें कि जूही जब तक समस्या के प्रति सजग नहीं होगी, तब तक वह उसके कई विचारों पर या नए विचारों पर वह सोच ही नहीं सकती। फिर उसके लिए सूचनाओं का संग्रह, भाई सजग हुआ तो उसके लिए क्या होगा? सूचनाओं का संग्रह। फिर तीसरे सोपान में उन्होंने कहा कि संग्रह के लिए उसे क्या होगा? संसाधनों की खोज। और चौथा कहता है परिणामों का संचरण। यह आपका क्या है? यह आपकी सृजनात्मक प्रक्रिया के सोपान, और किसने दिया? यह सोपान टोरेंस एवं मायर्स महोदय ने दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। और मिलने के पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक साथियों को लाभ मिल सके। और जैसा मैं पूर्व में भी बताया कि हम टेलीग्राम चैनल हमारा है, उस पर मैं अपने क्वेश्चंस को शाम को 4 से 5 के मध्य डाल देता हूं, और फिर उसी का मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर यानी उसका व्याख्यात्मक उत्तर लेकर आपके सामने आता हूं। तो या तो चैनल हमारा टेलीग्राम पर दिनेश सर के नाम से सर्च कर लीजिए, नहीं तो लिंक के माध्यम से जाते हैं तो t.me/सिद्धि क्लासेस, इससे भी आप हमको टेलीग्राम पर
तो वहां आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसका आप हल करिए और फिर व्याख्यात्मक उत्तर के साथ हम आपको इस टाइम प्रतिदिन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।